जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने आपको पूरी बुक का तारुफ करवाया था कि पाक स्टडी की बुक में हमने क्या कुछ पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम बेटे पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 का पहला जो चैप्टर है वो बेटे है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसमें पहला दौर हम पढ़ रहे हैं किसका बेटे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेटे 71 से लेकर 77 तक, ये बेटे तकरीबन 6 to 7 ईयर्स बनते हैं इन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत की। अब अपनी हुकूमत के दौरान इन्होंने बेटे क्या क्या काम किए, ये आज का हमारा लेक्चर होगा। यहाँ पर बात शुरू करने से पहले कि इन्होंने क्या क्या काम किए अपने दौर में, बड़ी तवज्जो के साथ बेटे बात, सिर्फ आपने तवज्जो मेरे लेक्चर में रखनी ताकि बात क्लियर हो और कोई सवाल कोई बात आपने पूछनी हो आपने इजीली पूछनी है। अब यहाँ देखिए कितने ईयर बेटे हुकूमत की इन्होंने? 6 साल बनते हैं तकरीबन। अच्छा, इतने साल हुकूमत करने के दौरान इन्होंने क्या क्या काम किए वो तो हम बाद में समझते हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि ये इक़्तिदार में आए कब और इन्होंने आते साथ कौम को क्या कहा। ये जो पहला पेज है आपकी बुक का पहला पेज, इसमें बेटे बोर्ड के 2 नंबरों का पेपर है, बोर्ड के 2 नंबरों का पेपर। इस पहले पेज के अंदर एक एमसीक्यूज लाजमी आता है या बेटे एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से लाजमी आता है। लिहाजा इन लाइंस को बड़े ध्यान, पहले नंबर पर तो अंडरलाइन करें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेटे इक़्तिदार में कब आए? 20 दिसंबर 1971। अंडरलाइन, शाबाश। 20 दिसंबर 1971 ये बेटा इक़्तिदार में आ गए, अंडरलाइन कर लिया। ये बन गए पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। ये बेटा उन्होंने अच्छा इक़्तिदार संभाल लिया। अब उस वक्त बेटे हर तरफ मायूसी छाई हुई थी पूरे मुल्क में। कैसे भला, क्या नुकसान हुआ था 71 में पाकिस्तान का? शाबाश, पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग था और क्या बन गया था? कौन सा मुल्क बन गया था? बांग्लादेश। बेटे अब चूंकि एक मुल्क का एक हिस्सा टूट गया था, पूरी कौम परेशान थी और उन्हें यह लग रहा था कि अब आगे हालात ठीक होने वाले नहीं। उन हालात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आके कौम को खिताब किया। बोलो बेटे, क्या किया? कौम को खिताब, एड्रेस किया, स्पीच की, कौम को मोटिवेट किया और कहा आई एम विद यू, प्लीज यू डोंट वरी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये बेटे उन्होंने मोटिवेट किया। अच्छा अब उन्होंने आते साथ अगला क्या काम किया? अंडरलाइन करें बेटा। 21 अप्रैल 1972 को मुल्क से मार्शल लॉ खत्म कर दिया। मैंने आपको 9th क्लास में भी ये बात बताई थी कि मार्शल लॉ क्या होता है। जी बेटा, 21 अप्रैल 1972 को मार्शल लॉ खत्म हो गया। बेटे बता सकता है कोई मार्शल लॉ? सिंपल इज दैट, आर्मी की हुकूमत खत्म हो गई। अच्छा, किसकी हुकूमत थी 69 से 71 तक? ओ जिंदाबाद। क्या बेटे? जनरल याह्या खान, अयूब खान की हुकूमत खत्म हो गई थी। 70 के इलेक्शन, ये 9th की बुक की बात कर रहा हूं, ठीक है। 70 के इलेक्शन किसने करवाए थे? जनरल याह्या खान ने करवाए थे। अच्छा, याह्या खान की बेटे हुकूमत खत्म कर दी। अब मुल्क का सदर कौन बन गया? जुल्फ़िकार। अंडरलाइन करें बेटे। अच्छा, जब ये बन गया तो इन्होंने आते साथ ही मुल्क का कानून बनाया। क्या बनवाया? आइन, कानून। कानून के बगैर मुल्क नहीं चलता, ये बात मैंने पहले बताई। अच्छा, अब अंडरलाइन करें, इन्होंने 25 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई और उस 25 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी के जिम्मे ये काम लगाया कि भाईजान आप लोगों ने मुल्क का क्या बनाना है? बोलो, दस्तूर, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ 3 एमसीक्यूज पढ़े, तीनों के जवाब दो मुझे। कब इक़्तिदार संभाला? शाबाश। मुल्क से मार्शल लॉ कब खत्म हुआ और कितने अफराद पर मुश्तमिल टीम बनाई गई? 25 पर्सन्स। ओके, ये तो बेटे वो एमसीक्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बोर्ड में आ सकते हैं और आते हैं। अच्छा, अब बेटे इन्होंने काम क्या किया?
अब हम अगले पॉइंट पर आने लगे हैं और बड़े ध्यान से मेरे पुत्रों आपने बातों को समझना है और जानना है। अगले पेज पर आ जाएं और यहां देखिए सबसे पहले एक पॉइंट लिखा हुआ है सनती इस्लाहात, जिन्हें बेटे आम इंग्लिश जुबान में कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। जिनके पास बेटे बुक्स नहीं है इस वक्त, वो मेरा पुत्र मेरे वलीमे पर नहीं आए हुए, वो भी पढ़ने आए हैं, वो अपने रजिस्टर अपने सामने रखें, रजिस्टर, और मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा, हेडिंग्स लिखवाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। पहले ये समझो ये रिफॉर्म्स क्या हैं और उन्होंने काम क्या किए। सुनिएगा, इधर देखो मेरी तरफ, सामने देखोगे आपको 3 फायदे होंगे। पहला फायदा, आपको बात समझ आएगी। दूसरा फायदा, आप एक अजीम इंसान देख सकेंगे। और तीसरा फायदा, जितनी देर आप सामने देखेंगे बेटा उतनी देर आपके नाम माल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। ठीक है, लिहाजा बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनो मेरे पुत्रों। इस्लाहात कहते हैं नए रूल्स बनाना। क्या बेटे? नए रूल्स। जितने भी सेक्टर थे ना सोसाइटी में, मसलन एक इंडस्ट्रियल सेक्टर था, एक एजुकेशनल सेक्टर था, एक एग्रीकल्चरल सेक्टर था, एक हेल्थ सेक्टर था, एक बेटे सोशल सेक्टर था, एक इकोनॉमिक सेक्टर, ये मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं। जुल्फकार अली भुट्टो के आने से पहले मैं पाकिस्तान के तमाम लीडरों में से जो अब तक आ चुके हैं, उनमें से अगर मैं कोई थोड़ा बहुत किसी को लीडर समझता हूं ना, थोड़ा बहुत, तो वो जुल्फकार अली भुट्टो है। क्या है? जुल्फकार अली भुट्टो। ठीक है जी बेटे, कल भी जिंदा था और सारी दुनिया मर जाएगी बेटे, ये फिर भी जिंदा रहे। ठीक है, यहां तक कि बेटे क़यामत आ जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ, और एंड पर सिर्फ ये तना बच जाएंगे और ये फेसबुक पर स्टेटस लगाएंगे, फीलिंग अलोन। अच्छा, अब यहां देखें, यहां देखो बेटे, हम यहां देखें सनती, इन्होंने ये हमेशा जिंदा। लेकिन मैं ये क्या जरा मज़ा बात आ गई, लेकिन मैं आपको ये बात समझाने वाला हूं कहते वो ये है कि मैं इनको थोड़ा बहुत लीडर समझता हूं। अच्छा, अब क्या हुआ, इन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो ने ना हर सेक्टर में बेटे नए रूल्स बनाए, और ऐसे रूल्स बनाए जिससे अमीरों को फायदा ना हो, बल्कि बोलो, जिससे अमीरों को फायदा ना हो बल्कि गरीबों को फायदा हो। क्या? जिससे अमीरों को फायदा ना हो बल्कि गरीबों को फायदा। अच्छा, आप बेटे हंस क्यों रहे हैं? इसमें क्या बात? अच्छा, आप लोग गरीब हैं? गरीब बेटे कहते हैं जो घर से बाहर हो। अरबी में गरीब उसको कहते हैं जो घर से बाहर हो। ठीक है, अच्छा खैर, हम बात ये करते हैं, मेरा तो घर, क्लास मेरा घर ही होता है। अच्छा, क्योंकि मैंने सारा दिन रहने क्लासों में होता है। अच्छा, अब यहां देखो मेरे पुत्रों, सनती इस्लाह। अब इन्होंने ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ इस्लाहात की, यानी रिफॉर्म्स की, यानी नए रूल्स बनाए। अच्छा, क्या क्या रूल बनाए? पहली लाइन पर हेडिंग लिखो मेरा पुत्र, इंट्रोडक्शन। पहली लाइन पर इंट्रोडक्शन, तारुफ। शाबाश, मैं बोलता जाऊंगा, उर्दू वाले बच्चे उर्दू में लिखते जाए, इंग्लिश वालों के लिए बोल रहा हूं। इंट्रोडक्शन, पहली लाइन। इस इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि बेटा मजदूरों के हालात बेहतर करने के लिए, मेरे बेटे आप रजिस्टर पे लिखो। मैंने पहले कहा तो अभी बैठे मेरे वलीमे थे, लिखो मेरा पुत्र, शाबाश। हाँ, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, सनत, इस इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेटा नए रूल्स बनाए। क्या? इंट्रोडक्शन में कहता है कि जो मजदूर थे, जो लेबर थी, जो वर्कर थे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, उनको हेल्प आउट करने के लिए जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या किया बेटा? सनती इस्लाह, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। सेकंड सेंटेंस पर हेडिंग लिखो बेटा, मुनासिब नुमाइंदगी। मुनासिब नुमाइंदगी, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन। सेकंड सेंटेंस, रिप्रेजेंटेशन, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। बेटे बताओ इस बच्चे को, सेकंड सेंटेंस। मेरा पुत्र इंग्लिश पढ़ने का शौक है या तवज्जो भी रखनी कोई है? अच्छा जी, मुनासिब नुमाइंदगी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, सॉरी रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश। अच्छा, अब ये बात मुझसे सुनो और समझो। आप जानते हैं हर इंडस्ट्री की एक मेन टीम होती है।
जो इंडस्ट्री को चला रही होती है, जिसको आप एडमिन टीम कहते हैं। जैसे ये एकेडमी है, तो एकेडमी की एक एडमिन टीम है या नहीं है, जिसमें हमजा और ये सारे सर और प्रिंसिपल और वाइस सारे, इसको एडमिन टीम कहते हैं। लेकिन उस एडमिन टीम के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, जब के उस जमाने में इसी तरह हर इंडस्ट्री की बेटे एक एडमिन टीम होती थी जो पूरी इंडस्ट्री को चला रही होती थी। जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या किया, वो जो लेबर उस इंडस्ट्री में काम करते थे, मेरी बात को समझो, रीडिंग करते रहोगे, पाक स्टडी कभी रीडिंग से नहीं आती। पाक स्टडी दो चीजों से आती है, नंबर 1 शौक, और ये ज़हन से निकाल देना कि ये मुश्किल सब्जेक्ट है, ये मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग। दूसरे नंबर पर बेटे सरीनाम की बातें सुनना, तवज्जो के साथ समझना कि ये क्या बातें की जा रही हैं। अब गौर से सुनो, मुनासिब नुमाइंदगी, मैं ये बात कर रहा था हर इंडस्ट्री की। आप यहां से बेटे अन्य हाफजों की तरह रटा मारते हैं ना, नहीं समझ आ रही, मेरी बात को सुनो और अपने लफ्जों में लिखो। हर इंडस्ट्री की जो मेन टीम थी, जो इंतजामिया जो इंडस्ट्री को चलाती है, मेरे पुत्रों, मेरे काकियों एंड काकियों, पटाकियों एंड पटाकियों, स्टाकियों एंड स्टाकियों, सुनो, वो बेटा जितनी भी लेबर थी, उस लेबर में से जो एक इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर, उन लेबर्स में से बेटा 20%, आपकी बुक वाले ने नहीं लिखा मगर मैं आपको बता रहा हूं, रूल ये था 20% मजदूरों को उस मरकजी एडमिन टीम का हिस्सा बना दिया। क्यों बनाया, क्या फायदा हुआ होगा जरा बताएं। पहले नंबर पर तो मजदूरों ने ऑनर फील की कि हाँ मैं भी अब मालिक के साथ बैठता हूं। दूसरा बेटे, जब मजदूर मालिकों के साथ बैठने लग गए ना, तो मजदूरों के मसाइल मालिकों तक और उन्हें भी खबर होने लग गई कि इंडस्ट्री कितना प्रॉफिट ले रही है और कितना लॉस ले रही है और उसमें से हमें कितना देती है। ये सारी खबरें जो मालिक को होती थी वो किसको मिल गई बेटा, मजदूरों को मिल गई। ये पहला रूल चेंज किया, जबकि इससे पहले ऐसा बोलो ना नहीं था। अगला बेटे, अगले सेंटेंस पर हेडिंग लिखे, मजदूरों का हिस्सा। मजदूरों का हिस्सा, पार्ट ऑफ लेबर। फिर बेटे, पहले प्रॉफिट कम मिलता था मजदूर को, अब जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या किया, मजदूरों का प्रॉफिट, हमने बड़ी तेजी से पढ़ना है, प्रॉफिट बढ़ा दिया। आगे चलो, अगला सेंटेंस लिखे, बोनस की फराहमी। बोनस की फराहमी जी, टू प्रोवाइड बोनस, इंग्लिश में टू प्रोवाइड बोनस। मेरे पुत्रों, ये क्या है, ये डिटेल आपकी बुक वाले ने नहीं लिखी, उसने सिर्फ एक जुमला लिखा, लेकिन मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूं क्या बोनस दिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी की सैलरी है 20,000, 11 मंथ ऑफ द ईयर उसको मिलती थी 20,000, लेकिन जब 12 मंथ आता था तो उसको एक माह की सैलरी के बराबर इजाफी सैलरी मिलती थी। यानी हर साल में एक महीने से एक सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि बोलो ना डबल 2 सैलरी मिलती थी। तो अगर 12वां महीना आया तो बेटे उस महीने उसको कितनी सैलरी मिलती थी, 20 या 40 मिलती थी। यह है बोनस देना। बोनस कहते हैं इजाफी पैसे देना। बेटे मैं बोल रहा हूं इतना आपके लिए, आपको समझ आ रही है बात की, ये आपने फिंगर टिप्स में बेटे याद करनी। अगले सेंटेंस पर लिखो कि अगली क्या इस्लाहात दी। बेटे लिखे अगले सेंटेंस, सेहत के लिए सहूलियात, हेल्थ फैसिलिटीज। सेहत के लिए सहूलियात। फिर बेटे सेहत के लिए सहूलियात, मसलन अगर कोई मजदूर बीमार हो गया उसका इलाज फ्री होगा, वो अगर छुट्टियां करेगा बीमारी के दौरान तो उसकी कटौती नहीं होगी। ये बेटे सेहत के लिए सहूलियात दे दी गई। अगर जख्मी हो गया, वफात पा गया या हादसे की सूरत में बेटे उसको मुआवजा फराहम किया जाएगा, यानी उसको सैलरी दी जाएगी और उसकी कटौती नहीं होगी और उसका इलाज भी फ्री करवाया जाएगा। अगले सेंटेंस पर लिखे, इंश्योरेंस की फराहमी। इंश्योरेंस
की फराहमी, प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस, लास्ट सेंटेंस बिल्कुल लिख सकते हैं बेटे। फिर अगला पॉइंट, इंश्योरेंस, हर मजदूर की इंश्योरेंस कर दी गई कि वो मरेगा जब भी तो उसको इतने पैसे मिल जाएंगे, हादसे का शिकार होगा, हादसे का एक्सीडेंट हो गया, इतने पैसे मिल जाएंगे। तो ये बेटे हर मजदूर की इंश्योरेंस कर दी। बताओ बेटे अब तक हमने क्या क्या इस्लाहत पढ़ी, क्या दी गई मजदूरों को? मुनासिब नुमाइंदगी, नंबर बढ़ा दिया गया, बोनस कितने, शाबाश, फिर से। और ओके बेटे अगले पैराग्राफ पर आओ, वहां लिखो बेटे नेशनलाइजेशन, अगले पैराग्राफ की पहली लाइन नेशनलाइजेशन इंग्लिश में। और बेटे इधर आप छोड़ दें बेटे, वैसे मेरी राय तो ये कि इंग्लिश में ना पढ़े, ठीक है। इस पैराग्राफ पर यहां क्या बात थी, हम कहां पर थे? हाँ, उर्दू में बेटे आप लिखेंगे कौमी तहवील में लेना, नेशनलाइजेशन। ये इसका क्या मतलब है बेटा? पहले थी इंडस्ट्रियां प्राइवेट सेक्टर में, किस सेक्टर में थी? प्राइवेट सेक्टर। जितनियां भी प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज थी उन सारी को उठा के गवर्नमेंट के अंडर कर दिया। तो प्राइवेट में, ये बार बार पूछूंगा, ये लफ्ज इस चैप्टर में कई मरतबा आना है, लिहाजा ये ना हो कि आप उस वक्त सिस्टम गड़बड़ करें। तो लिहाजा मेरे पुत्रों मुझे सही से अभी बताओ, याद हो गया कौमी तहवील में लेने का क्या मतलब है? प्राइवेट इदारों को, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को किसके अंडर कर देना? मसलन ये इदारा प्राइवेट है, आज ऐलान कर दे और गवर्नमेंट के जी हमने ये आज के बाद ये प्राइवेट एकेडमी नहीं है, ये गवर्नमेंट की एकेडमी हो गई। तो इसका क्या मतलब होगा? ये एकेडमी किस में आ गई है? बोलो, प्राइवेट स्कूलों का गवर्नमेंट के अंदर चले जाना, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का गवर्नमेंट के अंदर चले जाना, प्राइवेट बैंकों का गवर्नमेंट के अंदर चले जाना, ठीक है। इसको कहते हैं कौमी तहवील में लेना। तो क्या किया जुल्फिकार अली भुट्टो ने? सारी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के अंदर कर दिया। अब जो मुलाजिम प्राइवेट थे, बोलो क्या हो गए? सरकारी हो गए। जो सहूलतें पहले उन्हें नहीं मिलती थी अब वो, देखो बुक पर क्या दरी, हिकमत अमली अपनाई, तमाम सनती इदारे, बैंक, बीमा कंपनियां, तालीमी इदारे कौमी तहवील में ले ली। और इसी तरह इंडस्ट्रीज, बैंक्स, इंश्योरेंस, सारा कुछ बेटे गवर्नमेंट के अंदर ले लिया। यहां लिखा हुआ, यहां लिखा इस हिकमत अमली का मकसद, यहां लिखे हालात में बेहतरी, बेटरमेंट इन कंडीशंस, हालात में बेहतरी। ये सारे इदारे गवर्नमेंट के अंदर इसलिए किए ताकि लोगों को सहूलत मिले, लोगों के हालात अच्छे हो जाएं, आम आदमी को फायदा पहुंचे। फिर लास्ट सेंटेंस पर उस ब्लू बॉक्स से ऊपर लास्ट लाइन वहां लिखे स्टेट लाइफ का कयाम, स्टेट लाइफ का कयाम। हमने ये सारी इस्लाहत पढ़नी और अभी हमने बिल्कुल इसकी इब्तिदाई बातें पढ़ी, तेजी के साथ बेटे लिखते चले जाएं। अब क्या जुल्फिकार अली भुट्टो ने अगला काम क्या किया बेटे? आपने स्टेट लाइफ का नाम सुना हुआ है? बोलो, एक इदारा है जो लोगों की इंश्योरेंस करता है, ठीक है, उनकी बीमा पॉलिसियां बनाता है, वो इदारा भी बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो ने कायम किया। अच्छा, ये वो इस्लाहात थी जो बेटे किसने की हैं? और कौन सी इस्लाहात कहा जाता है इनको? सनती। ये सनती, ये इंडस्ट्रियल फील्ड में ये वाले नए काम किए, और भी बहुत सारे थे मगर उनमें से चंद ये लिखे हैं। अच्छा आगे चले, बॉक्स को जरा अंडरलाइन कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि दौलत मुश्तरका ये एक इदारा है, ये तंजीम 1926 में कायम हुई, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में कई मुल्क इसके रुकन है। आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, कॉमनवेल्थ, व्हेन एस्टैब्लिश द कॉमनवेल्थ, दौलत मुश्तरका का इदारा कब कायम हुआ? बोले बोले, आपको पता है ना बेटे, आप आज पहली दफा तो नहीं मुझसे पढ़ रहे, आपको पता है कि आप मेरे साथ बोलते हैं, अगर आप मेरे साथ नहीं बोलते तो मुझे डर लगता है, मैं अकेला बच्चा, छोटा बच्चा हूं तो डर लगता है मुझे, आप मेरे साथ बोला करें, ठीक है, आप सब बड़े हैं। तो काका पार्टी है, अभी सिर्फ मैंने आपको एक इस्लाहात पढ़ाई, एक इस्लाहात। अच्छा सिर्फ आखिरी जरा 2 मिनट में हम अगली एक पढ़ लेते हैं, फिर इस लॉन्ग क्वेश्चन को कल मुकम्मल करेंगे। जरा अगली देखें, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, ज़राई इस्लाहात। शाबाश शाबाश, जल्दी से मेरा पुत्र लिखने जरा,
एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के ज़राअत की फील्ड में जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या क्या काम किए। लिखो मेरा पुत्र पहली लाइन में आप हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। शाबाश शाबाश। पहली लाइन तारुफ। जुल्फकार अली भुट्टो ने अंडरलाइन करने बोर्ड का एमसीक्यू 1972 में बेटा किन के लिए? किसानों के लिए नए रूल बनाए। ये रूल बनाए थे किन के लिए? मजदूरों के लिए। ये रूल बनाए किन के लिए? किसानों के लिए। ठीक है, फार्मर्स। कब कायम किए, कब उसूल बनाए बेटे? 1970। अच्छा, फिर बेटे अगले सेंटेंस पर लिखें ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्म्स, इस्लाहात का मकसद। बेटे आप ही बताओ क्या मकसद होगा किसानों के लिए नए रूल बनाने का? ताकि उनको फायदा हो। ठीक है जी, वो भी अमीर हो जाए और उनकी पैदावार में इजाफा हो, मुल्क तरक्की करे। अच्छा, अगले पॉइंट पर आ जाए। क्या लिखा हुआ? ज़रई अराजी की मलकियत। क्या लिखे? इनफिरादी जमीन की हद मिल्कियत, लिमिट ऑफ लैंड ओनरशिप। इनफिरादी जमीन की हद मिल्कियत, लिमिट ऑफ लैंड ओनरशिप। बेटे जमीन होती है दो तरह की। काके बोलो कितनी तरह की? एक जमीन होती है जिसको कहा जाता है नहरी जमीन, एक होती है वो जिसको कहा जाता है बारानी जमीन, यानी इरिगेटेड लैंड और नॉन इरिगेटेड लैंड। नहरी जमीन वो होती है बेटा जिस इलाके में नहरों से फसलों को पानी मिलता हो, और वो जमीन, वो इलाके, वो जमीन है जहां नहरें नहीं होती बल्कि सिर्फ बारिश का पानी आता है तो फसलों को पानी मिलता है, अदरवाइज वहां पर पानी नहीं होता। उनको बारानी कहा जाता है, नॉन इरिगेटेड। ये इरिगेटेड जी लगे होते हैं वो पानी ट्यूबवेल, ये बरानी से मुराद वो इलाके में ट्यूबवेल भी नहीं होते। ठीक है, वहां जमीनी पानी भी अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल जहां नहरें जिस इलाके में है, ठीक है जी, वो या जमीनी पानी अवेलेबल है तो वो इरिगेटेड लैंड है, वो नहरी। अच्छा, कहा अगर कोई बंदा रहता है नहरी इलाके में, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको अंडरलाइन कर लेना है कि उन्होंने कहा हर बंदा मैक्सिमम 150 एकड़ जमीन रख सकता है और इससे ज्यादा नहीं रख सकता, और अगर इससे ज्यादा किसी के पास है तो वो उससे लेकर गरीबों में फ्री तकसीम कर दी गई। और इसी तरह अगर कोई बंदा बरानी इलाकों में रहता है तो वो मैक्सिमम बेटे कितने एकड़ जमीन रख सकता है? 3, इससे ज्यादा नहीं रख सकता। तो बेटे लिमिट बुक कर दी, जबकि जुल्फकार अली भुट्टो के आने से पहले लोग 2,000 एकड़ जमीन भी थी, जमीनों पे कब्जे थे, तो वो बेटे उन्होंने उनसे ले ली, रिड्यूस कर दी, और नहरी इलाकों में कितनी कर दी और बरानी इलाकों में। अच्छा, अगला पॉइंट, अगले सेंटेंस पर लिखे जमीन की तकसीम, डिवीजन ऑफ लैंड, जमीन की तकसीम। अगला सेंटेंस, फिर बेटे क्या किया जुल्फकार अली भुट्टो ने? जमीन को तकसीम वो जब कर दिया, 150 जमीन रखी, 300 रखी, इससे ऊपर जो जमीन थी लोगों के पास वो लेके बेटे उसको किसके हवाले कर दिया? गवर्नमेंट ने खुद ले लिया, लेके उसको गरीबों में तकसीम कर दी। यहां देखो बेटे अपनी अच्छा रियासत की मलकियत करार पाई। आगे लिखे मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब, मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब। फिर बेटे अगला रूल बनाया मुजारिईन, लफ्ज लिखा हुआ मुजारिईन, बेटा ये लैंड वर्कर्स। पहले होता था मालिक जब चाहता लैंड वर्कर को छुट्टी करवा देता। उन्होंने कहा खबरदार आज के बाद किसी लैंड वर्कर को जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। क्या मतलब है बेदखल? निकाला नहीं जाएगा, ताकि वो ये बात मेरा कह सके मुझे क्यों निकाला। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं जी ये जमीन लेकर सारी जमीन बेटे बिला मुआवजा उन्हीं मुजारिईन के अंदर तकसीम कर दी गई, वो जो लैंड वर्कर्स थे उनको दे दी गई। ये वही बात रिपीट हो गई। ये बेटे मैंने आपको अभी सिर्फ 2 इस्लाहात पढ़ाई हैं। जुल्फकार अली भुट्टो ने 2 जो रिफॉर्म्स की थी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर रिफॉर्म। समझ आई ये बात की? बोलो।
कल का क्यों आपने ये याद फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आप, और कल मैंने आपसे ये सुननी, सुनकर फिर आगे बढ़ाऊंगा।